हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष के में। तो ऐसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज जो हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए हैं, जो पार्ट 2 रहेगा हमारा, और जो हमने इससे पहले जो कराया था आपका पार्ट 1 जो कराया था पिछले वीडियो में, जो हमने जियोग्राफी का जो टॉप 100 कराया था, आज भी हम इसमें टॉप 100 करने वाले हैं। ठीक है, अगला जो 200 तक क्वेश्चन रहेगा, 101 से 200 तक वो करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपका स्टार्ट करते हैं। आपका आज का जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो भारत के प्रमुख बंदरगाह रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा यहाँ पे हमारा भारत का प्रमुख बंदरगाह से स्टार्ट करेंगे, और आपका अगला टॉपिक देखते हुए चलेंगे। पूरा आज का 100 क्वेश्चन आज करने वाले हैं हम इस वीडियो में पूरा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को आपको लाइक अगर नहीं किए हैं तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आपका जो हमारा पहला आज का टॉपिक है वो भारत के प्रमुख बंदरगाह है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन। वो आपका है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो इसमें भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है हमारा यहाँ पे, तो वो हमारा मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, सबसे गहरा बंदरगाह जो हो जाएगा वो हमारा विशाखापत्तनम बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला कंटेनर बंदरगाह कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। और भारत का कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो हमारा केरल में स्थित है। तो ये आपका प्रमुख बंदरगाह है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपका इसमें जो हमारा है, कोचीन बंदरगाह आपका केरल में है। और चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है, तो ये कृत्रिम बंदरगाह है। तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। मरमागोआ बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये गोवा में हो जाएगा। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में हो जाएगा, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। इस बार इसको ध्यान से देख लेंगे, और इसको आप वन शॉट रिवीजन भी करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला है न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो अगला बंदरगाह है वो एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। सबसे व्यस्त बंदरगाह भारत का कौन सा है, तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। और विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है किस तट पे है, तो ये हमारा पूर्वी तट पे है। यानी जो हमारा ये आपका ये पूर्वी तट होता है, पश्चिमी तट, तो विशाखापट्टनम पूर्वी तट पे है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 116 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा रहेगा, कांडला बंदरगाह किस सागर के किनारे है, तो ये अरब सागर के किनारे है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, तो ये हुगली नदी पे है। चेन्नई बंदरगाह किस तट पर स्थित है, तो ये कोरोमंडल तट पे है। और कोचीन बंदरगाह जो है किस तट पे है, तो ये मालाबार तट पे है। ठीक है, आगे हमारा 120 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है, भारत में कुल प्रमुख बंदरगाह कितने हैं, तो ये 13 हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा बंदरगाह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा है सौरमंडल। ठीक है, तो सौरमंडल से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में ज्योग्राफी से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मैंने वही टॉपिक लिया है जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होते हैं, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, वही हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने हैं लिया है। ठीक है, तो अगला जो हमारा ये सौरमंडल है, ठीक है, इस टॉपिक से हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। 121 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का केंद्र कौन सा पिंड है, तो ये सूर्य है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये बुध है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से जो नंबर में तीसरा ग्रह है वो आपका पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा है लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। उसके बाद आपका जो अगला ग्रह हो जाएगा वो आपका नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो जो आपका नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह, वो आपका पृथ्वी को कहते हैं। और लाल ग्रह किसे कहते हैं, वो आपको मंगल को कहते हैं। ठीक है, ये आप देख लेंगे। 128 नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो सबसे अधिक जो उपग्रह हैं वो आपका शनि का है। ठीक है, और सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न करता है, सूर्य का जो ऊर्जा होता है किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय संलयन से होता है।
और ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमते हैं, तो ये दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। ऐसे पथ में आपका वो आपका रोटेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है आपका यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है, तो 24 घंटे में घूमती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है, 365 दिन में करती है, ठीक है, 365 दिन हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला हमारा है दिन और रात किस कारण होते हैं, तो दिन और रात जो होते हैं वो पृथ्वी का घूर्णन के कारण होते हैं। और ऋतुएं किस कारण बदलती हैं, तो पृथ्वी के झुकाव के कारण। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका रिपीट है, आपका पूछता है कि दिन और रात किसके कारण होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन, और आपका ऋतुएं किस कारण बदलती हैं, तो पृथ्वी के झुकाव के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण कब लगता है आपका, पृथ्वी जब बीच में आ जाती है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, यानी जब पृथ्वी बीच में आ जाए, जब सूर्य और चंद्रमा के, तब आपका चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा है क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ स्थित है, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ स्थित होती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपका है धूमकेतु किससे बने होते हैं, तो धूमकेतु जो बना होता है वो किससे बना होता है, बर्फ और धूल के, ठीक है, बर्फ और धूल के जो बने होते हैं वो धूमकेतु होते हैं, ठीक है। अगला है सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे जो सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या वो 8 है, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोडाइड है, जियोइड है, ठीक है, जियोइड जो है पृथ्वी का आकार है। अगला हमारे यहाँ पे सौरमंडल टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है मौसम और जलवायु। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो इसमें देखते हैं मौसम किसे कहते हैं, तो मौसम आपका अल्पकालीन वायुमंडल की दशा है, ठीक है। जलवायु किसे कहते हैं, तो दीर्घकालीन मौसम का औसत को जलवायु कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा है भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। और तापमान मापने का यंत्र कौन सा है, तो थर्मामीटर है। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है, तो ये आपका बैरोमीटर है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है, तो यहाँ पे जो आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर है। वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है, तो इसे हम रेन गेज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका यंत्र भी पूछ लेता है कि क्या आपका आर्द्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या वर्षा मापने का, तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। हवाओं की दिशा मापने का यंत्र कौन सा है, तो विंड वेन में है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये आपका मानसीराम में होती है, ठीक है, मानसीराम में, चेरापूंजी में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम हो जो होती है जैसलमेर में होती है, ठीक है। और पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है, जो पश्चिमी विक्षोभ है वो किससे संबंधित है वो हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा शीतकालीन वर्षा, ठीक है। तो ये जो विक्षोभ है शीतकालीन वर्षा से संबंधित है। लू क्या होती है, तो लू गर्म और शुष्क हवा होती है, ठीक है, जिसे लू कहते हैं हम, ठीक है। तो 153 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक आते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में। भारत में गर्मी का मौसम कब होता है, तो मार्च और मई में होता है। वर्षा ऋतु कब होती है, तो जून और सितंबर में। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक बार दो बार रिवीजन कर लेंगे आपका, तो आपका पूरा का पूरा क्लियर भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। सर्दी का मौसम कब होता है, तो ये दिसंबर से फरवरी में होता है। मानसूनी जलवायु की विशेषता क्या है, तो मानसूनी जलवायु की जो विशेषता है वो आपका मौसमी वर्षा है, ठीक है। आर्द्रता अधिक कहाँ होती है, तो आर्द्रता जो अधिक होती है वो तटीय क्षेत्र में होती है, ठीक है। मरुस्थल की जलवायु कैसी होती है, तो मरुस्थल की जो जलवायु होती है वो शुष्क होती है। और पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी होती है, तो ठंडी होती है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, याद रखेंगे आपका। अब चलते हैं आपका नवा जो क्वेश्चन, नवा टॉपिक हमारा मानसून है। अभी हमने 8वां टॉपिक कंप्लीट किया, अब नवा हमारा टॉपिक जो है मानसून से देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो इसमें 161 नंबर क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से आया है, तो अरबी से आया है, ठीक है। मानसून का अर्थ क्या है, तो ऋतु अनुसार बदलने वाली हवाएं को मानसून कहते हैं, ठीक है। 163 नंबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करता है, तो वो जून में करता है, ठीक है। मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में आता है, तो केरल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन केरल से ही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा, मानसून की दो शाखाएं कौन सी हैं, तो अरब सागर और बंगाल शाखा, ठीक है। यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मानसून जो है वो निकलता है। उसके बाद से आपका 166 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल शाखा सबसे पहले कहाँ वर्षा करती है, तो असम में करती है, ठीक है।
और अरब सागर शाखा कहाँ वर्षा करती है? तो पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो अरब सागर पश्चिमी घाट में करती है। 168 नंबर क्वेश्चन है, मानसून की वापसी कब शुरुआत होती है? तो सितंबर से अक्टूबर में मानसून की वापसी शुरुआत होती है, क्योंकि देखिए जो अरब सागर जो है आपका, वो आपका इधर है, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी इधर है। तो जो पश्चिमी तट है, जो पश्चिमी तट, यहाँ पे आपका अरब सागर वर्षा करती है, ठीक है। और जो बंगाल की खाड़ी यहाँ पे आपका असम है, तो यहाँ पे असम में सबसे पहले जो है असम में वर्षा करती है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पे जो है उत्तर पूर्व मानसून किस क्षेत्र में वर्षा करता है? तो तमिलनाडु में करता है। मानसून का मुख्य कारण क्या है? तो दाब और अंतर है, ठीक है। एल नीनो का प्रभाव क्या है? तो एल नीनो का प्रभाव क्या है? तो वर्षा में कमी है, ठीक है। ला नीना क्या है? ला नीना का प्रभाव क्या है? तो ये वर्षा में वृद्धि होती है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2 बार देख लेंगे, 1-2 बार इसको, क्योंकि वर्षा की कमी और वर्षा की वृद्धि ये प्रभाव पूछता है, एल नीनो प्रभाव और ला नीना प्रभाव क्या है, ठीक है। मानसून को प्रभावित करने वाला महासागर कौन सा है? तो ये हिंद महासागर है, ठीक है। ITCJ क्या है? तो निम्न दाब क्षेत्र है, ठीक है। मानसून की अनियमितता का कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन, ठीक है। मानसून की अनियमितता का कारण जलवायु परिवर्तन है। चेरापूंजी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं हम आपका यहाँ पे 177 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानसून भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? तो कृषि पे असर डाल के, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर जो फसल होती है, अगर बारिश ना हो, मानसून ना आए, तो फसल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आपका अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मानसून की दिशा क्या होती है? तो समुद्र से स्थल की ओर जाती है मानसून की दिशा। और मानसून कब समाप्त होता है? तो अक्टूबर में समाप्त हो जाता है, ठीक है। मानसून किस प्रकार की हवा है? तो मानसून में जो आपकी हवाएं चलती हैं वो आर्द्र हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इसका कृषि व फसलें, इसको देखते हैं। इससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, कौन सा फसल भारत में प्रमुख है, कौन सा फसल नगदी फसल है, जायद फसल कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें पूछता है आपका। तो एक बार रबी फसल, खरीफ फसल, तो एक बार देख लेते हैं इससे, ठीक है। 181 नंबर क्वेश्चन जो हमारा, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो ये धान है, ठीक है। भारत की प्रमुख नगदी फसल कौन है? तो कपास है, ठीक है। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं से है, ठीक है। आगे हमारा है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो दूध से संबंधित है, जिसे ऑपरेशन फ्लड से भी जाना जाता है, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। आपके क्रांति जो पूछी जाती है कृषि क्रांति, ये आप याद रखेंगे कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं? तो जो खरीफ फसलें बोई जाती हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं। और आप लोग जानते हैं खरीफ फसल में कौन सा आता है? तो आपका यहाँ पे खरीफ फसल में अगर देखा जाए तो आपका धान आ जाता है, ठीक है, धान, ओके। तो ये सब याद रखेंगे आप, खरीफ फसल में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आपका रबी फसलें कब बोई जाती हैं। तो रबी फसलें जो बोई जाती हैं वो कब बोई जाती हैं? तो रबी फसलें बोई जाती हैं अक्टूबर से नवंबर में, और खरीफ फसलें बोई जाती है जून जुलाई में, ठीक है। उसके बाद हमारा है जायद फसलें कब बोई जाती हैं? तो जायद फसलें बोई जाती हैं मार्च में, ठीक है। जायद फसलें मार्च में बोई जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, वो आपका है गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य जो हमारा है गेहूं उत्पादन में, वो हमारा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश हो जाएगा गेहूं उत्पादन में। चावल उत्पादन में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है। गन्ना उत्पादन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश हो जाएगा हमारा, ओके। कपास उत्पादन में गुजरात है। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है? तो आप काली मिट्टी, ये आप याद रखेंगे। आपका पूछ देता है कि काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध होती है? तो कपास के लिए, ठीक है। आगे आपका है चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चाय के लिए आप जानते हैं असम है। और कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, ठीक है। उसके बाद मसाले उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल है। तो ये आप याद रखेंगे, पूछ देता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि आपका केरल किसके लिए प्रसिद्ध है, या कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, आपका एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, अभी जो हमारा क्वेश्चन है अगला वो देखते हैं आपका। तो ये है हमारा यहाँ पे, वो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, चाय उत्पादन हो गया हमारा। अब हो जाएगा मसाले उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल है, ठीक है। और सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है, ओके।
उसके बाद हमारा जो अगला है यहाँ पे वो आपका हो जाएगा कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितनी है। तो कृषि पर जो निर्भर जनसंख्या है वो लगभग 50% आधारित है, ठीक है। और जैविक खेती क्या होती है, तो रसायन मुक्त जैविक खेती होती है। और फसल चक्र का उद्देश्य क्या है, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, ये फसल चक्र है। आज का लास्ट जो हमारा है क्वेश्चन वो है कृषि का सबसे बड़ा कारक क्या है। तो कृषि का सबसे बड़ा कारक मानसून है, जो आपने जानते हैं मानसून अगर ना आए तो कृषि का फसल जो होगा वो नहीं होगा और अर्थव्यवस्था पे भी आपका प्रभाव पड़ेगा। तो आज हमने जो किया और टोटल आपका 100 क्वेश्चन किया है आपका इस वीडियो में, ठीक है। पूरा का पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपका पार्ट टू था ये आपका जियोग्राफी का। अब आपका जो अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो आपका नेक्स्ट 5 टॉपिक आएगा, ठीक है भाई, जिसमें हम 11 से लेकर 15 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और ये आपका 100 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आएगा, ठीक है। तो अभी तक ये वीडियो आपने देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने को वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो एक बार आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अब अपने बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपका वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका आपका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। और अगर आने वाला वीडियो जो रहेगा आपका ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक से आता रहेगा। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।